Hello everyone. So now we are going to start the topic that is deductive and inductive. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ जो बेसिक था इंडक्टिव एंड डिडक्टिव स्टेटमेंट के बारे में वो हमने स्टडी किया था. सो लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंस की बेसिक जो डिफरेंस है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव में वो क्या है. तो डिडक्टिव में बात होती है कि ये फैक्ट्स पे जो है बेस्ड होता है और उसके बेसिस पे हम लोग एक कंक्लूजन जो है वो निकालते हैं. मतलब ये किस पे बेस्ड होता है, फैक्ट्स एंड जनरल प्रिंसिपल्स पे जो है ये बेस्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज वार्म इन द समर इन स्पैम. तो यहाँ पे क्या है, ये एक जस्ट एग्जाम्पल है कि समर में वार्म होता है मौसम. ठीक है, तो ये एक जनरल सी बात है, इसके बेसिस पे आप कोई कंक्लूजन पर उतर करके आएंगे. और जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, इट इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्पेसिफिक केसेस. मतलब कुछ ऑब्जर्व आपने किया है, कुछ कंक्लूजन ऑलरेडी किया हुआ है, उस कंक्लूजन के बेसिस पे आपने जनरल टर्म निकालनी होती है. तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ पे कहते हैं कंक्लूजन इज मोर स्पेशल, क्योंकि ये कंक्लूड किया होता है, बिल्कुल आपने अपने लॉजिक वगैरह अप्लाई किए होते हैं, उसके बाद एक जो है स्पेशल कंक्लूजन आया होता है, इसलिए वो स्पेशल है क्योंकि वो स्पेसिफिक है, बिल्कुल एग्जैक्ट निकाला है आपने. तो यहाँ पे जो कंक्लूजन होता है वो जनरल होता है. मतलब यहाँ पे एक जनरलाइज्ड फॉर्म, ओवरऑल आप लोग एक बात पर उतर कर आते हैं, एक स्पेसिफिक बात से आप लोग एक ओवरऑल एक जनरल टर्म पे उतर कर आते हैं. ठीक है, अगर मैं बोलूं शाम जो है वो इमोर्टल है, यहाँ पे शाम इमोर्टल है, तो मैं बोल दूंगी अगर शाम इंसान है तो सारे ही जितने भी इंसान है वो क्या है, इमोर्टल है. तो इस तरह से यहाँ पे ओवरऑल पे हम लोग बात करते हैं. नेक्स्ट आता है वैलिडिटी. वैलिड स्टेटमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में कंसीडर किया था कि जितने भी प्रोमाइसेस हैं अगर वो ट्रू होंगे तो कंक्लूजन भी क्या होगा, ट्रू होगा. ठीक है, वो होती है वैलिड स्टेटमेंट. अगर मैं इंडक्टिव में बात करूं तो वैलिडिटी किसे कहेंगे हम लोग. ठीक है, वैलिडिटी किसे कहेंगे, तो यहाँ पे टर्म है वैलिडिटी, वैलिड नहीं है, वैलिडिटी को हम लोग यहाँ पे जज कर रहे हैं. अगर प्रोमाइसेस ट्रू है एंड जो कंक्लूजन है उसका पक्का नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि वो ट्रू होगा, इट इज प्रोबेबली ट्रू, तो वो उस बात को हम लोग अगर ट्रू आ जाता है फिर भी तो वो हमारे यहाँ पे वैलिडिटी है. ठीक है, वैलिडिटी है, वैलिड है वो. यहाँ पे प्रोबेबली ट्रू है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट. एंड यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू की जो है वो बात आती है. यूजेज है मोर डिफिकल्ट टू यूज, मेनली इन लॉजिकल प्रॉब्लम्स हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको चीजों को एनालाइज करना होता है. और यहाँ पे क्या है, ये ऐसी चीजों पे बात करते हैं जो एवरीडे लाइफ पे जो है हमारा हम लोग फील करते हैं या उस चीज को फेस करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे होता है एविडेंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रूव्ड फैक्ट्स. अगेन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप एविडेंस के बेसिस पे जनरल टर्म पे जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप लोग किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड जनरल टर्म नहीं निकालते हैं. तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया एक तरह से आप कह सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव. फर्दर चलते हैं, वी आर हैविंग सम एमसीक्यूज. ये पी वाई क्यूज हैं सारे जितने भी इसमें कोड किए गए हैं. कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स जो है, ठीक है, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं हमारे पास, अगर वो उसका हम लोग प्रोडक्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट अगर डिविजिबल बाय 2 है, तो कोई भी दो नंबर मैंने ले लिए 4 एंड 5, अगर मैं उनका मल्टीपल करती हूँ उसका क्या आंसर आ रहा है 20. तो मैं बोल रही हूँ वो भी डिविजिबल बाय 2 है, वो चीज भी डिविजिबल बाय 2 है. तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बात की थी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब ओवरऑल बात की थी. ओवरऑल बात को छोड़ करके अब ये लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली एक एग्जाम्पल पर आ गए कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की. कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो सीरीज में सीक्वेंस में चल रहे हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पे कैसे आए हैं हम लोग, जनरल टू स्पेशल टर्म पे आ चुके हैं. तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर डिडक्टिव. तो ये होता है हमारे पास डिडक्टिव आर्गुमेंट. ठीक है, तो ये कौन सी रीजनिंग होगी हमारे पास, डिडक्टिव. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. सिमिलर वे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कहता प्रोडक्ट, कहता कि जो प्रोडक्ट है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, वो डिविजिबल बाय 6 है. तो अगर मैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले ली, मैंने अब एग्जांपल ले ली, अब आगे ना फिर से स्पेसिफिक बात पे, पहले ओवरऑल पे थे अब स्पेसिफिक पे आगे. 3 इंटू 4 इंटू 5 जो है वो क्या आ रहा है आपका 60 के नियर अबाउट आ रहा है, और ये भी नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 6 होगा. अगेन दिस इज योर डिडक्टिव रीजनिंग. सिमिलर क्वेश्चन था जो ऊपर वाला था. एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं इसमें से कौन सा आर्गुमेंट जो है वैलिड है. स्टेटमेंट ए है, बी है हमारे पास एंड सी है. कौन सा आर्गुमेंट जो है वो वैलिड है. पहली बात
क्या था यहाँ पे, ट्रू वगैरह की कंसिडरेशन हुई थी, अगर हमें रिमेम्बर है प्रीवियस वाला लेक्चर। when its conclusion and premises are true, तो definitely it will be a valid statement, right ना? Even when its conclusion or one or more of its premises are false, but क्या है यहाँ पे हमारे पास premises जो है वो true होने चाहिए, all the premises must be true, तो उस केस में वो क्या होता है हमारे पास valid। कहता है even when कि उसका कंक्लूजन या फिर उसमें से वन और मोर ऑफ इट्स प्रोमाइसेस आर फॉल्स, तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है, ए एंड बी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। कहता ओनली व्हेन इट इज कंक्लूजन इज फॉल्स, मतलब अगर सारे के सारे प्रीमाइसेस इन केस फॉल्स होंगे, क्या आप कंसीडर कर सकते हो कि जो कंक्लूजन होगा वो ट्रू होगा? नहीं हो सकता, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर प्रीमाइसेस ही फॉल्स होंगे बट सिर्फ आपका कंक्लूजन, यहाँ पे ओनली वर्ड दिया है ना, तो यहाँ पे बात हो रही है कि कंक्लूजन ट्रू है और ऊपर जो प्रीमाइसेस हैं वो फॉल्स है। और अगर प्रीमाइसेस फॉल्स होते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो वैलिड नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। तो हमारे पास ये सी स्टेटमेंट तो वैसे भी हमारे पास गलत है, तो ये सी वाले हमारे पास सारे हट जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर वैलिड स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं कि वैलिड के लिए ये स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक टर्म एनालॉजी। एनालॉजी का सिंपल मतलब होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक है। जब आप दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं, जब आप वर्ड्स यूज करते हैं लाइक, अलाइक, सिमिलर, मतलब कुछ भी ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि कंपैरिजन करने की कोशिश करें, तो वो होती है एनालॉजी, एनालॉजिकल रीजनिंग या फिर एनालॉजिकल स्टेटमेंट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एनालॉजी का मतलब क्या होता है करके। कहते हैं ये भी एक स्पेशल टाइप का क्या है, इंडक्टिव आर्गुमेंट है। अगेन दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ये इंडक्टिव आर्गुमेंट के अंदर कैटेगरी बनाई गई है हमारे पास। कहते हैं वन और मोर, वन और टू थिंग्स आर अलाइक, ये देखो अलाइक वर्ड आ गया, मतलब ये दो की कंपैरिजन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो कैसा है, इट इज लाइक अ सोलर सिस्टम, इट इज लाइक अ सोलर सिस्टम। तो ये क्या है, इंडक्टिव स्टेटमेंट तो है ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एटम की बात हो रही है। एटम कहाँ से कंसीडर किया गया इन्होंने, सोलर सिस्टम से, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ, तो इट इज अ इंडक्टिव स्टेटमेंट। बट as you can see we are having one word that is like, like मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, और जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं वो एनालॉजिकल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये आपने रीड आउट कर लेना है, यहाँ पे यही चीजें जो है वो बताई गई होंगी, अलग अलग फॉर्म में बताया गया है कि सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन है। कहता टू स्लो अ बीस्ट यू ब्रेक इट्स लिम्स, ठीक है, एक बीस्ट को स्लो करने के लिए आपने उसके लिम्स को तोड़ दिया। सिमिलरली एक और बात भी हो रही है, देखो लाइक वर्ड यूज नहीं हुआ बट आप एनालाइज कर सकते हो। टू स्लो अ नेशन यू ब्रेक इट्स पीपल, अब अगर आपने नेशन को तोड़ना है तो आप उसके लोग, जितने सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो आप। तो ये क्या है हमारे पास, दो की कंपैरिजन जो है ये हमारे पास यहाँ पे हो रही है। तो ये अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, एनालॉजिकल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे भी आपको करेक्ट रीजनिंग ही फाइंड आउट करनी है। एन इंग्लिश वुमेन lecturing Americans on semicolons is a little, ठीक है, वो सेमीकोलन पे पढ़ाते हैं, जो इंग्लिश वुमेन है अमेरिकन को पढ़ाते हैं, बहुत कम पढ़ा रही हैं। तो कहता है इट इज लाइक, यहाँ तो सिंपली हमारे पास वर्ड ही आ चुका है, लाइक एन अमेरिकन लेक्चरिंग द फ्रेंच ऑन सॉसेस, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इसको समझने की वो नहीं है कि सॉसेस क्यों लिया यहाँ पे, मतलब इसके पीछे का लॉजिक नहीं देखना हमें, हमें बस इतना देखना है कौन सी स्टेटमेंट है। तो एज वी आर हैविंग लाइक स्टेटमेंट, तो सिमिलैरिटी बताने की कोशिश की है, या कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों में, सो दिस वुड बी योर एनालॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आपने स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रूथ एंड वैलिडिटी इन लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कौन कौन सी प्रॉपर्टी किसके साथ थी, ठीक है। हमारे पास ए बी सी डी जो है ये ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपको देखना है कि कौन कौन सा किसके लिए था।
वैलिड प्रोपोजिशंस के लिए था या किसके लिए था? देखो, कहता है ट्रुथ एंड फॉल्सिटी, एक चीज सच है या झूठ है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके फीचर्स हैं, किसके? एक इंडिविजुअल सिंगल सिंगल प्रेमाइस के, मतलब एक एक सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को आप सच और झूठ में जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट कहना, वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी एट्रीब्यूट्स है, नहीं। वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी जो है उसके एट्रीब्यूट्स नहीं होते, प्रेपोजिशन के एट्रीब्यूट्स नहीं है। आप वैलिड तब बोलते हो जब आप आर्गुमेंट्स की बात कर रहे हो, ठीक है, जब आप आर्गुमेंट्स की बात कर रहे हो। और ट्रू या फॉल्स आप कब बोलोगे? जब आप एक सिंगल प्रेमाइस की, या फिर मैं बोलूं इंडिविजुअल प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं, एक सिंगल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं उस वक्त। तो ट्रू फॉल्स आपने याद रखना है कि प्रोमाइस के लिए है या इंडिविजुअल प्रपोजिशन के लिए। एंड वैलिड और इनवैलिड की बात कब की जाएगी? व्हेन यू विल टॉक अबाउट द आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है, ट्रूथ एंड फॉल्स है एट्रीब्यूट सिंगल या फिर इंडिविजुअल प्रपोजिशन की। वैलिडिटी इनवैलिडिटी कब आती है बात हमारे पास कंसिडरेशन में? जब आप आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। सो ये हमारा आंसर है इसका, हाँ, ए एंड डी, ठीक है, ए एंड डी। तो ये हमारे पास फर्दर और कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग खुद से भी ये कर सकते हैं, एक बार रीड आउट करके, सबके आंसर्स मेंशन्ड है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस है ये कि क्वेश्चंस कवर हो जाएं। कहता है डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है वो इनवैलिड होगा कब? कब इनवैलिड होगा? ठीक है, इनवैलिड कब होगा ये हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं। जब इसके प्रेमाइसिस तो सब सही है, तो कंक्लूजन भी तो सही होना चाहिए, ये फॉल्स नहीं हो सकता। अगर ये फॉल्स है, इसका मतलब क्या है? डिडक्टिव आर्गुमेंट आपका इनवैलिड है, ठीक है। तो वैलिड आर्गुमेंट कब होता है? जब उसके सारे प्रेमाइसिस भी ट्रू होते हैं और कंक्लूजन भी ट्रू होता है। सो इसका ये बी आंसर है, कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ये बहुत इजी है क्वेश्चंस। कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास? इंडक्टिव, राइट, ठीक है। अब फर्दर हमने बताना है लीव, एक आप कह सकते हो डेट इन्वॉल्व्स अ लीव, कोई बात चल रही है किसी भी डिस्कशन पे, आप लोग जा रहे हैं नोन टू अननोन, स्पेसिफिक टू जनरल, ये मैंने ये स्टेटमेंट से भी करवाया था, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव के बुलेट्स बना करके। सो नोन टू अननोन किस में होता है आपके पास? डिडक्टिव में। अगर ये उल्टा होता, अननोन टू नोन होता, तो वो फिर डिडक्टिव होता, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, अगेन वैलिडिटी पे है, ये बहुत इजी है क्वेश्चन। वैलिडिटी किसे कहा जाता है? कहता है एनी सिंपल प्रपोजिशन को कहा जाता है। किसी सिंगल प्रपोजिशन को मैं बोल दूं कि ये वैलिड है? नहीं, ठीक है। क्या ये सिर्फ कंक्लूजन को बोला जाता है? नहीं। या सच्चाई, जो प्रेमाइसिस की सच्चाई होती है उसके बेसिस पे होता है? नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे कंक्लूजन भी कंसिडरेशन में लेना होता है, ठीक है ना। तो वैलिडिटी का मतलब है जब हम लोग ये बात करते हैं कि सारे प्रेमाइसिस ट्रू हैं एंड उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन जो है वो भी ट्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमारे पास क्या है? वो स्टेटमेंट वैलिड है, ठीक है। तो इसका आंसर है ये बी। ये कंफ्यूज करने के लिए ऊपर नीचे दिए हुए हैं, आपने ऐसे नहीं कर देना भी ये वाला करेक्ट कर दो। तो ये बी अलोन स्टेटमेंट करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अगेन ये भी चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, डिडक्टिव आर्गुमेंट इज इनवैलिड, इनवैलिड कब होगा? ये रिपीटेड क्वेश्चन आई थिंक, जब प्रीमाइसेस ट्रू होंगे कंक्लूजन फॉल्स होगा। और इंडक्टिव कब होता है? जब हम लोग किसी स्पेसिफिक थिंग से लेकर के जनरल की तरफ जाते हैं, उसी को इन्होंने यहाँ पे पार्टिकुलर एंड यूनिवर्सल बोला है, पार्टिकुलर टू यूनिवर्सल। तो ये क्या था हमारे पास? वैसे पार्टिकुलर था कोई, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। तो नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए। न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, चलो यहां से कर लेते हैं। द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल इन सीकिंग न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड। आपने पूरी की पूरी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश कर रही है, नई नॉलेज जानने की कोशिश कर रहे हैं,
तो अब ओवरऑल बात हो रही है, ठीक है, मतलब जनरल बात हो रही है कि आपको जनरली सारी चीजें जानने की कोशिश करनी है, तो आपका वो होता है इंडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव। जब स्पेसिफिक होता है तब डिडक्टिव। नेक्स्ट आता है हमारे पास, which statement is correct with reference to the inductive statement, सॉरी डिडक्टिव स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या चीज है डिडक्टिव में हमारे पास, तो इसके लिए आंसर है हमारा द रिलेशन बिटवीन प्रेमाइसिस एंड कंक्लूजन इज वन ऑफ लॉजिकल नेसेसिटी, मतलब लॉजिकली वो चीज बिल्कुल क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, उसका जो रीजनिंग दे रहे हो आप बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये इसकी ये डेफिनेशन भी है, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। रिलेशन जो है वो एक लॉजिकल नीड है उसकी, ठीक है, प्रूफ करना पड़ेगा तभी वो डिडक्टिव बनती है। क्योंकि आप जनरल से एक स्पेशल टर्म की तरफ आ रहे हो तो वो उसी में से ड्राइव होकर के आ रहा है, तो डेफिनेटली उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन होगा। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, राइटिंग ए पेपर इज सिमिलर टू राइटिंग ऑन अ बोर्ड, सिमिलर वर्ड आ चुका है, तो ये डेफिनेटली आपका एनालॉजिकल होगा। नेक्स्ट में आर्गुमेंट है यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, हम लोग क्लासरूम में कुछ अच्छे अच्छे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, सो डैट जो लर्निंग है वो और अच्छे से की जा सके, ठीक है, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर सिमिलर वे, इन अ सिमिलर वे, वैसे ही जैसे कि यूज ऑफ आईसीटी किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। वैसे तो सिंपली ये सिमिलर वर्ड आ चुका है यहाँ पे, मतलब कंपैरिजन हो रही है, अगेन ये भी क्या होगा हमारे पास एनालॉजिकल ही होगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्लासरूम की बात हो रही है, यहाँ पे आईसीटी की बात हो रही है, यहाँ पे टीचिंग एड्स एंड आईसीटी को कंपेयर किया गया है, ठीक है, दो चीजों को। तो दिस इज योर एनालॉजिकल। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। हाँ ये रिपीटेड स्लाइड है, एंटायरली रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं हम लोग। अब देखो दोनों ही चीजें कंसीडर की गई हैं यहाँ पे, कहते हैं आप एक नॉलेज पे आ रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या दी है, फोकस किस पे दिया गया, बोथ, दोनों चीजों पे, पर्टिकुलर टू जनरल एंड जनरल टू पर्टिकुलर, दोनों कंबाइंड वे में। तो ये आपको होता है साइंटिफिक मेथड, तो ये आपको याद रखना है, जब दोनों ही चीजें होंगी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव तो वो साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इमीडिएट डिडक्टिव इन्फ्रेंस, जब आप किसी चीज पे एनालाइज करके कंक्लूजन पे आ रहे हैं उसमें से इसमें से मतलब कौन सा पार्ट नहीं है, ये अभी हमने करना है, ये टॉपिक्स करने हैं अभी हमने, फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि ये सारे उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, कन्वर्जन, अपवर्जन, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये सारे निकालने हैं हमने, कैसे निकालते हैं करके। तो जो सिलोगिज्म है ये तो ओवरऑल एक नाम दिया गया होता है, ठीक है, ये अलग कैटेगरी है, मैं आपको करवाऊंगी सिलोगिज्म वगैरह। सो दिस इज नॉट द पार्ट, इसको दोबारा कर लेंगे, तो अभी के लिए आप लोग आंसर याद रख लेंगे ये वाला सिलोगिज्म। तो अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं आर्गुमेंट वगैरह, इंडक्टिव डिडक्टिव, ये भी डायग्राम हम लोग कवर कर चुके हैं, ये सारी ही स्लाइड्स आपने एक बार चेकआउट कर लेनी है, रिपीटेड है, ठीक है। साउंड अनसाउंड ये सब हो चुका है, डिडक्टिव वैलिड भी हमने कर लिया है, आपने सारा का सारा एंटायरली पढ़ लेना है यहाँ से। हाँ ये सारा रीड आउट हो जाएगा, अनसाउंड साउंड। अब जैसे हमने ऊपर वैलिड में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, वैलिड है कि नहीं है, और उसके बेसिस पे आप लोगों ने किया था स्ट्रॉन्ग, वैलिड के बेसिस पे हमने किया था, ये डायग्राम चेकआउट कर लेते हैं, ब्लू आउट ब्लू वाला, तो मैं आपको बता दूं, वैलिड के बेसिस पे हमने साउंड अनसाउंड चेक किया था, और जो इनवैलिड होता है वो हमेशा ही अनसाउंड होता है। तो सिमिलरली जब हम लोग इंडक्टिव की बात करते हैं, यहाँ पे क्या चेक करते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग भी क्या होगा, अगर सारे के सारे प्रीमाइसेस ट्रू है तो वो कोजेंट है, अगर एक भी नेगेटिव होगा तो अनकोजेंट होगा, ठीक है, बट ये स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी को पास करने के बाद आ रहा है। बट अगर वीक है तो इसका मतलब ये डेफिनेटली इट विल बी योर अनकोजेंट, ठीक है। तो ये चीजें अब हमने पढ़नी है यहाँ पे थोड़ी सी, डिडक्टिव वाला हो गया था, इंडक्टिव वाला मैं पढ़ा देती हूँ यहाँ से। इंडक्टिव आर्गुमेंट में क्या है, truth of the premises is supposed to prove that conclusion is probably true, ये भी हम करके आए हैं कि conclusion probably true होगा चाहे आपके premises सारे true हैं। उसके आगे कैटेगरी आती है strong and weak,
अब स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे हमारे पास, जिसमें क्या होगा, ट्रूथ ऑफ द प्रमाइसिस really does prove that conclusion is probably true। मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ, really does prove that, ठीक है, ये बात को प्रूव करेगा कि कंक्लूजन क्या है हमारे पास, प्रोबेबली ट्रू हो सकता है, ठीक है, उस चीज को ये प्रूव करेगा, तो वो होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग। ये उल्टा चल रहा है, डिडक्टिव से उल्टा है, ये बात याद रखनी है। और अगर ये प्रूव नहीं कर पाता, उल्टी चीज को नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे डज नॉट प्रूव कर रहा है, तो वो होता है हमारे पास वीक। अब कोजेंट अनकोजेंट तो बहुत इजी है, अगर आपके सारे ही प्रोमाइसेस ट्रू होंगे तो कोजेंट हो गया, अगर उसमें से एक भी प्रोमाइसेस ऐसा होगा जो ट्रू नहीं होगा, इट मीन्स कि वो क्या होगा, फॉल्स होगा, तो वो क्या होता है हमारे पास, अनकोजेंट होगा। तो स्ट्रॉन्ग के अंदर आपके पास कोजेंट अनकोजेंट दोनों ही है, बट अगर आप वीक की बात करो तो वीक हमेशा अनकोजेंट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन डिफरेंस दिया हुआ है, ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। ये बात याद रख लेना, ये टॉप डाउन अप्रोच है, एंड ये क्या होता है हमारे पास, इंडक्टिव रीजनिंग बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट जो है डिफरेंस यहाँ पे एक बार पढ़ लेना है, राइट। और इंडक्टिव डिडक्टिव जो हमने वहां पे किया था, दूसरे हमने किए हुए हैं, ठीक है, रिसर्च वगैरह में भी किया हुआ, तो ये सिमिलर ही चलता है, टीचिंग रिसर्च या लॉजिकल रीजनिंग में बात करूँ तो ये सिमिलैरिटी ही होगी, ठीक है। तो मतलब बेसिक जो रूल है इसके पीछे वो सिमिलर ही है, बस कहने का वे डिफरेंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ प्रोपोजिशन के अंदर कुछ डिटेल्स। तो यहाँ हमारे पास है हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन क्या होता है, जब हमारे पास अगर आप केस लेकर चल रहे हैं, देर इज अ रिलेशन, किसमें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में रिलेशन है, विच इज असर्टेड कंडीशनली। जब आप इफ वगैरह लगाते हैं किसी कंडीशन पे बेस्ड होगा, तो वो क्या होता है, हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। जैसे मैं बोलूं, अगर बारिश होगी, इफ इट रेन्स, वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे इफ आ गया, तो ये हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन है, क्योंकि इसमें कंडीशन आ गई है। और आगे बोल रहे हैं अगर वो आएगा तो वो मेरा साथ भी देगा, ही विल अकम्पनी मी, अगेन देयर इज इफ, तो कंडीशन है, तो ये हाइपोथेटिकल हो जाता है। डिसजंक्टिव प्रपोजिशन क्या होता है, द असर्शन इज ऑफ ऑल्ट्रेशन। देखो, अल्टरेशन मतलब आप चेंज कर सकते हो, दो वाक्य हैं आपके पास, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है, ऑल्टरनेटिव है आपके पास। कहता है आइदर ही इज ब्रेव और ही इज स्ट्रॉन्ग, तो ये होता है डिसजंक्टिव। आइदर ही इज हैप्पी और ही कैन नॉट टेक रिवेंज, ठीक है। तो ये जब हमारे पास आइदर और, जब ऑल्टरेशन रहती है आपके पास असर्शन के लिए, मतलब बात के लिए, मतलब पॉजिटिव बात है, उसके लिए आपके पास ऑल्टरनेटिव है, दो ऑप्शंस हैं, तो वो आपका होता है डिसजंक्टिव प्रपोजिशन। कैटेगोरिकल क्या होगा, अगर कोई भी कंडीशन नहीं है तो वो हमारे पास कैटेगरीज में आ जाती है, इट वुड बी योर विदाउट एनी कंडीशन, जैसे ऑल एंड नो, ऑल एंड नो वाले स्टेटमेंट्स, ठीक है, या फिर ऑल या फिर नो, ठीक है। तो ये आपके आगे कैटेगरी वाले। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ हमारे पास प्रपोजिशन के कुछ टर्म्स हैं कि आपको समझना होता है, क्वांटिटी क्या है या क्वालिटी क्या है, इन सब चीज़ों पे जो है डिस्कशन है, ये कंप्लीट एक लेक्चर है, ठीक है। तो ये मैं आपको कल की लाइव क्लास में हम लोग इस पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये क्वांटिफायर क्वालिटी ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इसकी बेसिस पे क्वेश्चन भी आता है, तो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और डायग्राम होगा, ठीक है, तो ये सब हम लोग कल जो है वो डिस्कस कर लेंगे, राइट। थैंक यू सो मच।